हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एनसीईआरटी खोली हुई है, तो एनसीईआरटी की मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगी और साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो चीज़ें पढ़नी है जो कि है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब नेचुरल डेथ क्या होती है? नेचुरल डेथ होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं हुई है, एक नेचुरली हुई है। अब आगे देखते हैं क्या है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो वो ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा क्रो और पैरट, इन दोनों की लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होते हैं जबकि इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड सिमिलरली मैंगो ट्री और पीपल ट्री, इन दोनों का साइज़ भी सिमिलर होता है, पर लाइफ स्पैन मैंगो ट्री का बहुत शॉर्ट होता है कंपैरिजन में पीपल ट्री के। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ ज़रूरी है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला है इन्होंने कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, वो इमॉर्टल होते हैं एक तरह से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका देखो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं, ये पेरेंट होगा और इसी सेम पेरेंट से दो डॉटर सेल्स, जैसे हम अमीबा में देखते हैं, दो इसमें से ऑफस्प्रिंग्स निकल के आ जाएंगे। अब इससे क्या होता है, जो हमारा ये पेरेंट होता है ये ख़त्म हो गया, ये दो में डिवाइड हो गया, तो एक तरह से ये आगे लिव ऑन करता है अपने ऑफस्प्रिंग के थ्रू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल होते हैं। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some process in living organism that ensure this continuity। तो इन्होंने बोला है कि आपने सोचा होगा कि इतने ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल्स की, तो ये हमारे अर्थ पे इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, तो ये कैसे इनका कंटिन्यूएशन चलता है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स कोई प्रोसेस होगा और वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें से कुछ लाइफ स्पैन इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक है। और हाँ, यहाँ देखिए क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स और पैरट का होता है 140 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि साइज़ दोनों का सिमिलर होता है। और इन्होंने क्रोकोडाइल का दिया है 60 ईयर्स, टोर्टॉइस का दिया है। बाकी जो इन्होंने नहीं दिए हैं वो आप इंटरनेट पे वैसे तो ईजिली ढूंढ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे फिल कर देती हूँ। तो एलिफेंट का हमारा हो सकता है 60 to 90 ईयर्स। अब ये जो लाइफ स्पैन होता है ये हम एवरेज लेते हैं। ओके, रोज़ का हमारा होता है 5 to 7 ईयर्स। डॉग का हमारा होता है 20 to 30 ईयर्स। और क्या है, बनाना ट्री का होता है अप्रॉक्स 25 ईयर्स। काव का होता है 20 to 25 ईयर्स। और क्या है हमारे पास, हॉर्स का होता है 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला का होता है 30 डेज़। और राइस प्लांट का हमारा होता है 3 to 4 मंथ्स होता है इसका। एंड नेक्स्ट हमारा बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री तो हमें पता ही है बहुत लंबा जीता है, बैनियन ट्री का एवरेज होता है 200 ईयर्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने इस पे रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इन्होंने बताया, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें आप ये डेफिनेशन जो है इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ देता है एक ऑफस्प्रिंग को या एक बच्चे को, जो कि दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। अब ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर करता है और फिर वो इन टर्न और बच्चे पैदा करता है और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, हमारी बर्थ ग्रोथ और डेथ की एक साइकिल चल रही है यहाँ पे।
रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा एनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब इसके बारे में हम और ज़्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि उससे जेनेटिक वेरिएशन या इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, और हर ऑर्गेनिज्म ने एक अपना मैकेनिज़्म बनाया है मल्टीप्लाई करने का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, और ये मैकेनिज़्म सबका अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है। अब ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, उसमें से कुछ फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें। अब इस चीज़ पे ये इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ आ जाती है, बेस्ड ऑन वेदर देर इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में हम सबसे पहले डिफरेंस हमारा होता है पेरेंट का। तो पेरेंट का क्या होता है, एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में हमारे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 कैसे इन्वॉल्व होते हैं, और ये ऑपोजिट जेंडर के होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में कैसे होता है, जो एसेक्सुअल होता है इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, और जो होता है ये ऑफ कोर्स फिर से 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल हुए। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या होती है, एक तो इसमें मेन डिफरेंस दोनों के बीच में ये हो गया कि इसमें 1 पेरेंट है, इसमें 2 पेरेंट हैं। और एक अदर डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस हुए मेल एंड फीमेल, ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करके एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब वो आगे एम्ब्रियो बनेगा और उससे और डेवलपमेंट होता है। बट बेसिकली मेन इसमें चीज़ क्या होती है कि ये जो हमारा इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। अब इसकी प्लॉइडी, ऑफ कोर्स आपको प्लॉइडी तो पता ही होगी, इसकी क्या होती है, इसकी एन होती है, हैप्लॉइड होते हैं दोनों, और जाइगोट हमारा डिप्लॉइड होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बताया था, अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अब इस मेथड में फिर से ही बोल रहे हैं, ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इनको हम क्लोन्स कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, सिंस वो सिर्फ एक पेरेंट से हो रहे हैं प्रोड्यूस, तो वो आपस में ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुए, जितने प्रोड्यूस होंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और वो अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इनको हम क्लोन्स कहते हैं। अब ये इन्होंने दे रखा है हमें, यहाँ पे देखते हैं सेल डिवीजन दे रखा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है बडिंग इन यीस्ट। अब ये हमारा पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये बड फॉर्म हुआ और ये न्यूक्लियस आधा आधा बट गया। अब ये क्या होता है, ये जो बड फॉर्म हुआ है ये तब तक पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है जब तक कि ये थोड़ा मैच्योर ना हो जाए, और फिर धीरे धीरे ये कट ऑफ हो जाता है पेरेंट बॉडी से। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये तो हमने सब वैसे पढ़ा हुआ ही है, बट देख लेते हैं एक बार। ये हमारा अमीबा है, पेरेंट सेल। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन इसका शुरू हो रहा है, ये 2 में बट गया और ये यहाँ पे ये फरो फॉर्म हो रहा है, ये डीपन होता जाता है और इसकी वजह से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं। Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organism। तो हम देख लेते हैं और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमारा asexual reproduction कितना वाइडली स्प्रेड है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है asexual reproduction, और प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनकी बॉडी डिज़ाइन सिंपल होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रोटिस्ट और मोनेरेंस। प्रोटिस्ट और मोनेरेंस में होता है, इनमें क्या होता है, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेरेंट होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, मियोसिस नहीं होता है उनमें, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और 2 न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो सेल डिवीजन है वो अपने आप में ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो अब हम आगे चलते हैं।
ओके, यहाँ पे इन्होंने हमें ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, पहले पढ़ते हैं और फिर उनके बाद हम इन्हें देखेंगे। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ओके, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो हमारी सेल है वो दो में डिवाइड करती है, रैपिडली ग्रो करती है इनटू एन एडल्ट। किस किस में होता है ये, हमारा अमीबा में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो बाइनरी फिजन हो गया सबसे पहला, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला है बाइनरी फिजन। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड इन्होंने बोला है कि इन यीस्ट the division is unequal and small. Buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast cell. ये वही है सेम जो हमने अभी पीछे डायग्राम में देखा था। इन्होंने हमें यहाँ पे यीस्ट का बताया है। यीस्ट में इन्होंने बोला है कि ये यीस्ट में बोला है, और ये है बडिंग का। इसमें क्या होता है, डिवीजन हमारा इनइक्वल होता है और स्मॉल होता है, वही सेम जो हमने देखा था अभी, जिसमें पेरेंट सेल हमारी इतनी बड़ी थी बट बड इतना छोटा सा था। इसमें क्या होता है, बड उसमें फॉर्म होता है और ये ग्रो करता है और इवेंचुअली सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसके प्रोसेस को। हाँ, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो अमीबा होता है, वो जो उसके सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया मतलब उसके फॉल्स फीट, जो हम उसके फॉल्स फीट होते हैं उनको सूडोपोडिया कहते हैं, वो सिक्रीट करते हैं 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट भी कहते हैं। 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिक्रीट करते हैं, अपने सूडोपोडिया को वो अंदर कर लेते हैं और बाहर 3 लेयर की उनकी कवरिंग हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन। ये अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तब होता है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने बोला हुआ है व्हेन फिर जब ये एनसिस्टेशन हुआ और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, तो जो अमीबा एनसिस्ट हुआ था वो मल्टीपल डिवीजन होता है उसका। मल्टीपल फिजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन में तो हमारा एक सिंगल से 2 फॉर्म होते हैं, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये अमीबा है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स। और फिर जो सिस्ट बाहर हमारी हार्ड कवरिंग फॉर्म हुई थी वो बर्स्ट आउट हो जाती है, और जो अंदर छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म हुए थे वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं उसमें सराउंडिंग में, और ग्रो करते हैं अलग अलग अमीबा में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। ओके, नाउ यहाँ पे है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड स्मॉल प्लांट्स सच एज एल्गे। ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। अब यहाँ पे सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स हमारे इन्होंने कुछ दे रखे हैं, जो कि होते हैं जूस्पोर्स। हमारे जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स हमारे ये क्लेमाइडोमोनास में देखे जाते हैं, और ये हमारे माइक्रोस्पोरिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं। अदर कॉमन हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कोनिडिया, पेनिसिलम में दिखता है, बर्ड्स, हाइड्रा में दिखते हैं, गैम्यूल्स, स्पंज में दिखते हैं। इस सब के हमें पीछे इन्होंने डायग्राम्स दे रखे हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास का ये दे रखा है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये इसके वो फॉर्म हो रहे हैं जूस्पोर। जूस्पोर हमने बोला था ना मोटाइल होते हैं, तो ये इनके 2 फ्लैजिला होते हैं जिनकी हेल्प से ये मूव करते हैं, और ये क्लेमाइडोमोनास की बाहर की कवरिंग बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल के आ जाते हैं जूस्पोर्स। सेकेंड ये है पेनिसिलम। पेनिसिलम में ये कोनिडियोफोर है, जिसके ऊपर हमारी ये स्मॉल कोनिडिया लगी हुई है। ये हमारे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी स्पोर्स होते हैं। फिर ये है हाइड्रा। हाइड्रा में भी बडिंग होती है, ये इसमें बड फॉर्म होता है, ग्रो करता है थोड़ा सा, और मैच्योरिटी अटेन करने पे ये कट ऑफ हो जाता है और अलग हाइड्रा में फिर खुद ग्रो करता है। ये है हमारा स्पंज। ये पॉइंटी स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पीक्यूल्स होते हैं, और ये पूरा हमारा गैम्यूल होता है। ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्पंज का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो ये इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है व्हाइल एन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यूज़ होता है टर्म एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, पर प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म नहीं यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
ओके। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए कुछ यूनिट्स या फिर कुछ किसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ऊपर इन्होंने हमें इनकी डायग्राम दे रखे हैं, देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। सबसे पहले है आइज ऑफ पोटैटो। तो ये पोटैटो है, ये इसमें ये बर्ड्स होते हैं, इनको हम आई कहते हैं, इन बर्ड्स से ही और ग्रो करता है ये। सेकेंड होता है राइजोम ऑफ जिंजर, जिसमें राइजोम के हेल्प से वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। ये इसके नोड्स हैं, ये एजेस पे जो हैं, ये कॉर्नर्स पे ये बड्स हैं और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। थर्ड है बल्बिल ऑफ अगावे। तो ये जो इसका ये स्ट्रक्चर है राउंड, ये बल्बिल है। फिर ये है हमारा ब्रायोफाइलम, लीफ बड्स के थ्रू वो करता है। ये आप देख सकते हैं इसमें नॉचेस होते हैं ब्रायोफाइलम में। ये नॉचेस जो होते हैं, इनमें से हमारे ये एडवेंटिशियस बड्स के थ्रू न्यू लीफलेट्स निकलती हैं और ये लीफलेट्स आगे ग्रो करती हैं। थर्ड है हमारा वाटर हायसिंथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। ये ऑफसेट के थ्रू ग्रो करता है। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये जो हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ऑफ कोर्स सिंस इसमें हमारा एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही माना जाएगा। अब ये एक इन्होंने दूसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पे, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जब बॉडी जो है वो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है तो हर पार्ट उसका केपेबल होता है ग्रो करने में एक अलग ऑर्गेनिज्म में। तो सपोज़ ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इसके तीनों पार्ट केपेबल हैं एक पूरे अलग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने के लिए। ये हमारा हाइड्रा में देखा जाता है और काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें देखा जाता है, पर एग्जांपल हमें हाइड्रा का दे रखा है। और ये भी एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया हमारा यहाँ पे, स्कॉर्च ऑफ वाटर बॉडीज़, टेरर ऑफ बंगाल या फिर वाटर हायसिंथ। ये तीनों सेम प्लांट के नेम्स हैं और ये इसके बारे में हम देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। तो ये हमारा क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स मतलब कोई भी अनवांटेड जो प्लांट होता है उसको हम वीड्स कहते हैं। तो ये कहाँ ग्रो करता है, ये इन्वेसिव वीड है, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड है जो कि ग्रो करता है स्टैंडिंग वाटर में, खड़े हुए पानी में ग्रो करता है, ये बहते हुए पानी में ग्रो नहीं करता है। इसके बारे में हम 13 और 14 चैप्टर में और पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये हमारे इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, ये बाहर से लाया गया था बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। और ये वेजिटेटिवली हमने भी देखा था ऑफसेट के थ्रू ग्रो करता है वाटर हायसिंथ। तो ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है और बहुत तेज़ स्पीड पे प्रोपगेट करता है, जिसकी वजह से ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और इसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। और सिंस ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है तो सबसे पहली बात तो ये जो सनलाइट आ रही होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और सेकंड क्या होती है कि जो पानी में जितना ऑक्सीजन होता है ये सारा ड्रेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो पानी में फिश होती हैं वो मर जाती हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन plantlets, small plants emerging from the bulbs called eyes of potato? ये सब बताया है इन्होंने। इसमें मेन चीज़ हमारी है यहाँ पे नोड्स के बारे में बताया है। तो इन्होंने बोला है, you will notice that they are invariably arise from nodes present in the modified stems of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from notches. Okay. तो प्लांट हमारी जो स्टेम होती है, स्टेम कैसे होती है, तो स्टेम के बीच में ऐसे एक स्ट्रक्चर देखेंगे आप। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, ये स्टेम का जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट होता है, ये नोड्स होते हैं, क्योंकि इसमें से हमारे और भी जैसे लीव्स या फिर और पतली पतली ब्रांचेज ये सब निकलती हैं। तो जिस पार्ट से स्टेम की ये और चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, लीव्स वगैरह, इनको तो हम नोड्स कहते हैं। और नोड्स के बीच वाला जो पार्ट होता है ये होता है इंटरनोड।
अब इन्होंने क्या बोला है कि जो नोड्स होती हैं जब भी वो डैम्प सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो रूट्स या फिर न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है सिमिलरली जो हमारा ब्रायोफाइलम होता है, जो मैंने आपको बताया था, ब्रायोफाइलम का कुछ इस तरह का दिखता है लीफ उसका, और उसके जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो नॉचेस होते हैं, इसके बीच में से एडवेंटिशियस बड्स निकलती हैं, इसके बीच में से एडवेंटिशियस बड्स निकलते हैं जिसमें से न्यू प्लांटलेट्स अराइज होती हैं। अब सिंस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत क्विक होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में इजी भी होता है, तो जो फार्मर्स होते हैं या गार्डनर्स होते हैं वो कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए इन तरह के प्लांट्स को फुली एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब पूरा यूज़ करते हैं इसका। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि एल्गे या फंजाई, जब भी उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करते हैं तब वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में उनके पास, हम इसके बारे में वैसे आगे दूसरे चैप्टर्स में और पढ़ेंगे, बट बेसिकली इसमें क्या होता है कि सिंस इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस अराइज होती हैं, तो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको और चांसेस मिल जाते हैं वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को लिव ऑन कर जाएं। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, एसेक्सुअल as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On other hand, only sexual mode of reproduction is present in most animals. तो जो हायर प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव दोनों कह सकते हैं, ये भी करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट एनिमल्स में ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है।